हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या हिंदी में आप कह सकते हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मूल अवधारणा का मतलब यह है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, इससे पहले जो आप लोग पढ़ के आए हैं छोटी कक्षाओं में, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8, 9 और 10, तो ये 6 से 10 के बीच आपने केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ी है उनके विषय में आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। तो शॉर्ट में एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये आपका रिवीजन है। तो इसमें अक्सर जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी लगभग सब आप जानते हैं, फिर भी शॉर्ट में आपको हम यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें, साइंस कहते हैं किसको है? तो साइंस आप लोग जानते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। साइंस सुसंगठित, ठीक है, और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जनरल शब्दों में, सामान्य शब्दों में हम इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री की बात है, तो केमिस्ट्री क्या होती है? तो केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, आपने विज्ञान की कई सारी ब्रांच देखी होगी, जिसमें से साइंस के जो ब्रांच होती है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ठीक है, और भी होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होता है, नाभिकीय, और उसमें केमिस्ट्री की बात आ जाएगी। तो फिलहाल साइंस की 3 ब्रांच आपको मुख्य रूप से पता होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। तो इसमें रसायन विज्ञान किसको बोलते हैं? रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक ब्रांच है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पदार्थों के गुणों, उनका संगठन, ठीक है, पदार्थों के गुण हो गए, उनका संगठन, उनका स्ट्रक्चर, कि जो पदार्थ है या जो यौगिक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उनमें होने वाली परस्पर जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन हम विज्ञान की जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको हम कहते हैं क्या? केमिस्ट्री कहते हैं या रसायन विज्ञान बोला जाता है। अब यहाँ देखिए केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच होती है, ठीक है, केमिस्ट्री इसकी भी कुछ शाखाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ब्रांच हमने लिखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बनिक रसायन है आपके पास है, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन में क्या होता है? देखो, रसायन विज्ञान हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है, इसमें फर्स्ट में भी आपको पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी चीजें आप लोग पढ़ेंगे या जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे उनमें एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, और वो चीज कॉमन क्या होगी कि प्रत्येक कंपाउंड में कार्बन निश्चित तौर पे होगा। तो कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। और कम से कम इस समय प्रेजेंट टाइम में 20 लाख, ठीक है, 20 lakhs, 20 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के जो भी यौगिक होते हैं या कार्बनिक यौगिकों को छोड़ करके जो भी यौगिक हैं आपके, उनका अध्ययन आप किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसमें क्या करते हैं? जो पदार्थ होता है वो पदार्थ हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, उनका सोर्स क्या है, उनके विषय में इसका अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके पदार्थ होते हैं, ठीक है, अगर आपस में उनमें रिएक्शन हो रहा है तो वह किस नियम से चल रहे हैं, उनमें कौन सा नियम लग रहा है, उसमें कौन सा सिद्धांत लग रहा है,
ठीक है। तो भौतिक और जो आपके नियम है, ठीक है, और सिद्धांत है, नियम और सिद्धांतों का अध्ययन हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब विश्लेषिक, ठीक है। तो विश्लेषिक में क्या होता है, देखो इसमें विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, पदार्थों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे आपने एक कंपाउंड ले लिया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, तो अगर आपको ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है मुख्य रूप से प्रैक्टिकल जब आप लैब करते हैं वहां पर काम आता है। इसमें क्या करते हैं कि पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उनका गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण हम करते हैं। कि NH4 अगर है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका NH4 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। तो जब आप प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं तो NH4 प्लस आयन की मात्रा कितनी है, Cl माइनस की मात्रा कितनी है, इस तरीके से, या नॉर्मलता हो गया, या पदार्थ की सांद्रता निकालना, ये सारी की सारी चीजों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात करें अगर आप, तो बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, जीवधारी जो होते हैं, ठीक है, जीवधारियों में होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। इंडस्ट्रियल क्या होते हैं, देखो इंडस्ट्री में जो चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन हो या जो भी चीजें हैं, ठीक है, रसायन से रिलेटेड जो चीजें आपकी इंडस्ट्री में बनती हैं उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल है, तो कृषि रसायन। तो कृषि रसायन में क्या करते हैं आप, जो कृषि में जो रसायन उपयोग में आते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, जो खाद वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन हम कृषि रसायन में करते हैं। मेडिसिनल है, औषधि है, तो रोगों के उपचार में जिन मेडिसिन का यूज किया जाता है, ठीक है, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, औषधि रसायन में। तो ये कुछ आपके केमिस्ट्री के ब्रांच हैं, ठीक है। अब इन ब्रांच में से आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 3, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन ही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का महत्व क्या है, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री हमारे लिए क्या, उसका केमिस्ट्री का यूज क्या है हमारे दैनिक जीवन में, उसके विषय में हम अगर बात करें तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है किसमें, औषधियां बनाने में, ठीक है। अगर केमिस्ट्री वास्तव में नहीं होती, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेडिसिन वगैरह नहीं बन पाती, और कई लोग जो है कि बीमारी के चलते, जो है कि दवाओं के चलते कई आदमी जो है कि मर जाते। इसलिए औषधियां बनाने में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी मेडिसिन है आपके, सभी में आपका केमिस्ट्री का योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट इस वस्त्र उद्योग में कपड़ा वगैरह बनता है ना, जैसे सूती टेरिकॉट हो गया, ठीक है, या नायलॉन के जो कपड़े होते हैं, ये सब जो है इसी केमिस्ट्री में, ये भी है। पॉलीमर्स में आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, बहुलक होता है, ठीक है। तो पॉलीमर्स की सहायता से हम वस्त्र जो है बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थ तो आप जानती हो ना, NaCl नमक, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का जो सोडा होता है, और आप बात कर सकते हो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन हो गए। तो इन सब का जो अध्ययन है, ठीक है, वो भी क्या है, हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक महत्व ये भी है कि खाद्य पदार्थों के रूप में,
अगला है जो है आप कह सकते हो विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जैसे डायनामाइट हो गया, ठीक है, टीएनटी हो गई, ट्राइनाइट्रोटॉलुएन, फिर टिक्रिक एसिड होता है, डायनामाइट हो गया। तो ये सब क्या आपके विस्फोटक पदार्थ हैं। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इन केमिकल का यूज किया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक पदार्थ, प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन हो गया, जिसमें हम लोग सामान ढोते हैं, पॉलीथीन बनाने में इसका इंपॉर्टेंस आपका एक ही हो गया। यूरिया, ठीक है, उर्वरक के रूप में यूरिया बनाने में, कीटनाशक डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। ईंधन के रूप में तो आप बोल सकते हो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, या जो आपका एलपीजी होता है। तो ये सब जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद इसका देखिए हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्या आपका मैटर, ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, द्रव्य। मैटर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको द्रव्य, द्रव्य है, इसका हिंदी क्या है, द्रव्य या पदार्थ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर क्या होता है, जिसमें भार होता है, ठीक है, जिसमें भार होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। द्रव्य वह चीज होती है कि जिसमें कुछ न कुछ वेट होता है, ठीक है, जो स्थान घेरता है, और इसके अलावा जिसे हम छू करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए द्रव्य के भी कुछ टाइप्स होते हैं, मैटर के टाइप्स ऑफ मैटर। ये आपके 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड लास्ट इज गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये आप 9th में पहला चैप्टर है आपका, तो वहां पर आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन नहीं अगर मालूम है तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसको। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। आकार प्लस आयतन, ये क्या होते हैं, दोनों ही इसके क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, इसका आकार तो निश्चित होता है, सॉरी, आकार इसका अनिश्चित होता है, और आयतन ये आपका निश्चित होता है इसका, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, आकार प्लस आयतन दोनों ही इसके क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक मैटर है। सबसे पहली चीज क्या है, मैटर है। मैटर क्यों है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक। और अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं, सपोज दैट यहाँ पर, तो ये जैसा इसका आकार है इतना ये स्पेस ले रहा है, ठीक है, ये इतना स्थान घेरेगा। इसको मैं महसूस भी कर सकता हूं, ये ठोस पदार्थ है, ठीक है। तो ठोस की विशेषता
कठोर चीजें जो होती हैं खासतौर से, तो इसका आकार और आयतन भी क्या है, इसका फिक्स है कि हम जान रहे हैं कि बेलनाकार है, आकार इसका तो बेलनाकार हो गया, इसका आयतन भी कितना होगा, बेलन का जो आयतन होगा उसी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड किससे बोलते हैं, देखो द्रव, इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। कैसे, थोड़ा एक उदाहरण देखिए, आपके पास एक गिलास दूध है, ठीक है, एक गिलास दूध है आपके पास, तो जब एक गिलास दूध को सपोज दैट आप क्या कर रहे हैं कि जो एक गिलास दूध है उसको आप फ्रिज में रख दो, ठीक है, जमने के लिए। तो जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे जमने के लिए, और कुछ घंटे के बाद जब आप उसको निकालेंगे, जब वो जम जाएगा, जमने के बाद जब आपका जम जाएगा तो क्या है, बर्फ बन जाएगा, और गिलास से जब बाहर निकालेंगे तो जो आपका दूध का जो बर्फ युक्त दूध है वो क्या है, गिलास के आकार का होगा। और अगर माना जो धारिता है उसकी गिलास की 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर का गिलास था, आपने उसमें दूध रखा, उसको फ्रिज में डाला, फिर जब आप उसको फ्रिज से बाहर निकाल रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में आपका चेंज हो रहा है, बाहर आपने निकाला उसको तो क्या हुआ, गिलास का आकार उसने ले लिया। अब उसी 1 लीटर को, 1 लीटर जो दूध है उसको आप किसी अन्य पात्र में डाल दो, माना आपने कटोरी में डाल दिया उसको, आयतन देखो वही आयतन फिक्स है, 1 लीटर आयतन पहले भी था, ठीक है, और 1 लीटर दूध आपने फिर डाल दिया, उसको आप कहाँ डाल रहे हैं, किसमें, कटोरी में डाल रहे हैं। तो कटोरी में डालने से क्या होगा, सेम वही काम करना है आपको, फ्रिज में डालो, 2-3 घंटे के बाद जब वो जम जा रहा है उसको निकालो, और जब उसको निकाल करके कटोरी में से आप उसको हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में तो मिलेगा, लेकिन उसका जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, कटोरी की तरह से हो जाएगा। तो दो केस आपने देखा, आयतन दोनों में सेम लिया आपने, लेकिन आकृति क्या होगी, इसकी चेंज हो गई। जब गिलास में डाला आपने, गिलास का आकार ले लिया उसने, आपने कटोरी में डाला तो उसने क्या किया, कटोरी का आकार ले लिया। इसका मतलब यह है कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, तथा इन्हें जिस पात्र में डालते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जबकि गैस की बात अगर हम करें तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, गैस माना एयर है तो एयर का आकार तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, आप उसका आयतन भी जो है कि बता नहीं सकते हो। माना आपके पास कोई रूम है तो रूम तो बता सकते हो कि हाँ इस रूम में इतनी हवा है, ठीक है, लेकिन हवा तो हमारे चारों तरफ है ना, तो उसका आयतन तो फिक्स है नहीं, ना तो आयतन फिक्स है उसका, ना तो आकार उसका फिक्स होता है। अब देखो एक चीज और है, ये किस बेस पे होते हैं, रीजन क्या है, क्यों इसका आकार निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है, इसका भी अनिश्चित होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जरा, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि जो भी मैटर है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो है स्पेस ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, इस तरीके से कुछ। और इस वजह से जब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल सटे हुए होते हैं, नजदीक होते हैं एक दूसरे के, तो इसमें अंतराल अवकाशीय स्थान बहुत कम होता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये जो मैंने ब्लैक कर दिया, देखो ये सब ये बहुत कम होता है, अंतराल अवकाशीय स्थान कहा जाता है इसको, ठीक है, ये कम होता है जिस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स आपस में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, एट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये आपस में चिपके हुए रहते हैं। और यही रीजन है कि इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या होता है, देखो लिक्विड में
लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी डिस्टेंस है, मतलब अंतरावकाशीय स्थान काफी अधिक होता है इसमें ठोस की अपेक्षा। इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल ही बहुत दूर दूर, एक यहाँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब आपके जो ठोसों का जो आणुगतिक सिद्धांत है, आणविक सिद्धांत के आधार पर जो हम व्याख्या कर सकते हैं उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या होता है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड की अपेक्षा थोड़े से दूर होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर होते हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। इसके बाद अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है उसको हम देखते हैं। तो अगर कोई ठोस पदार्थ है आपके पास, ठीक है, मानो बर्फ ले लीजिए, तो अगर ठोस पदार्थ है आपने उसको गर्म किया, तो ठोस पदार्थ कोई भी है अगर आपके पास, ठीक है, माना हम बर्फ का उदाहरण दे रहे हैं, अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड में आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, द्रव बनेगा और फिर उस द्रव को आप क्या करो और गर्म करो। तो जैसे ही द्रव को आप गर्म करेंगे, ठीक है, आपको पता है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। तो जब ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, इसके बाद फिर जब पानी ने उबलना शुरू किया और आपने हीट इसकी बढ़ाई, तो क्या है, गैस स्टेट में परिवर्तित हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि गैस की जो वाष्प है, मतलब पानी की जो वाष्प है, ठीक है, गैस और वाष्प, अगर आप इसको एकत्रित करना है, द्रव को आपने गर्म किया, वो गैस स्टेट में आपको मिली वाष्प के रूप में, उस वाष्प को आप एकत्रित कर लो। एकत्रित करने के बाद उस वाष्प को ठंडा करिए। ठीक है, तो ठंडा जब आप करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। उस लिक्विड को और ठंडा अगर आप करते हो तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, मतलब बर्फ फिर वो बन जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि ठोस को हम द्रव में चेंज कर सकते हैं, द्रव से गैस में चेंज कर सकते हैं और पुनः जो है गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं।